हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं 1 to 5 के गणित अर्थात मैथ में जो पूछे जाते हैं सेक्शन से, उसमें नेक्स्ट टॉपिक, इससे पहले का एक टॉपिक आपसे डिस्कस कर चुका हूं जिसमें मैंने आपसे ज्यामिति सेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं नंबर्स से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उससे जुड़े हुए चीज़ों को, उससे जुड़े हुए तथ्यों पर आज हम डिस्कस करेंगे। साथ में आपको बताएंगे कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले यहाँ एक बात आपसे शेयर कर दे, जो कि मैं लगभग हर वीडियो में आपसे कह रहा हूँ कि 1 to 5 में आपसे बेसिक से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा होंगे, और बेसिक जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा मैथ्स का एक स्टेप भी आप नहीं पार कर सकते। तो बेसिक्स पर ज़्यादा ध्यान रखने हैं, और बेसिक्स को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। और इसके लिए सबसे बेहतर है कि 6ठी से 8वीं तक की किताबों को ध्यान से पढ़िए। मैथ की किताब को पढ़िए पहले, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज से पहले बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे दिए जाते हैं जो कि समझना ज़रूरी होता है यदि आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। तो उन चीज़ों को आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि हर एक चीज़ों को वीडियो के मार्फत आपको दे पाना पॉसिबल नहीं होता। और क्योंकि हो सकता है कि कुछ जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं उनका बेसिक बहुत कमज़ोर हो सकता है, मैथ्स में एकदम अनभिज्ञ हो, तो उनके लिए ये वीडियो तब कारगर होगा जब आपका कुछ बेसिक्स कंप्लीट हो। ठीक है, जहाँ तक हम प्रयास करते हैं कि बेसिक्स का बहुत ही नीचे लेवल से मैं शुरू करूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपके जो जब बनाएंगे तब आपका हो सकता है कि ये बाउंस कर जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि पहले किताबों को ज़रूर पढ़ लें यदि आपका बेसिक्स एकदम, या आप कह सकते हैं कि मैथ्स में आप ए से शुरू कर रहे हैं, एकदम लर्नर है, बिगनर्स हैं। ठीक है, यदि आप बिगनर्स हैं मैथ्स में तो आप पहले 6 के किताबों को, 7 की किताबों को, 8 की किताबों को, मैथ्स का उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो नंबर सिस्टम में आज सबसे पहला चीज़ जो बेसिक्स है उसमें हम ध्यान देंगे नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स क्या है भाई? नंबर्स होता है जीरोस, 1 2 3 4 5 6, जितना भी होता है ये सभी को नंबर्स बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? अंक गणित भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको अंक बोलते हैं, संख्या बोलते हैं, तो इसको अंक गणित भी बोला जाता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है नंबर्स, यानी कि संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और इसमें जो आपको सबसे पहले पढ़ने हैं वो बेसिक्स के बारे में हम आपको यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे कि सबसे पहले प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। क्योंकि कई बार प्रश्न आता है कि लगातार क्वेश्चन देखिए, लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप ये बताइए कि यदि आप प्राकृतिक संख्या ही नहीं जानेंगे तो आप इसका योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। इसीलिए इसकी ज़रूरत है कि इसको पहले आप समझ लीजिए कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? तो 1 से शुरू होने वाले, यानी काउंटिंग्स नंबर 1 2 3 4 5 6 जितना भी हो सकता है। इसके बाद इसको इन्फिनिटिव ले सकते हैं अपरिमित रूप से, यानी कि अपरिमित रूप से यदि इसको ले सकते हैं, यानी कि बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी यह नहीं बताया जा सकता। ठीक है, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो 0 है। ठीक है, आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अपरिमित, नहीं बता सकता। ठीक है, अपरिभाषित कर सकते हैं। उसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में जब हम जीरो से जब काउंटिंग्स नंबर शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5, फिर इसको कंटिन्यू ले जाते हैं, तब ये, यानी कि काउंटिंग नंबर्स विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। इट मीन्स होल नंबर कह सकते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर्स इसको कहते हैं इंग्लिश में, या तो हिंदी में इसको बोले पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर है? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, जबकि होल नंबर्स या पूर्ण संख्या जो है वो 0 से शुरू होता है।
ठीक है। उसके बाद आते हैं पूर्णांक, पूर्णांक जिसको कि इंग्लिश में इंटीजर्स कहा जाता है। तो इंटीजर्स या पूर्णांक जो होता है इसमें क्या होता है कि धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, ठीक है, यानी कि माइनस वाला संख्या है और प्लस वाला संख्या विथ जीरो यानी कि शून्य। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन यानी कि सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, तो पूर्णांक कहा जाता है, जिसको कि आप कह सकते हैं इंटीजर्स। इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स विथ जीरो, ठीक है, यानी कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, तो पूर्णांक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे जीरो हम यहाँ एक लिखें तो इसके दाहिने साइड में, जीरो के दाहिने साइड में प्लस वाला रहता है, एकदम इसको मान करके चलिएगा, कभी मिस्टेक नहीं कीजिएगा इसमें, और बड़ा संख्या चाहते जाएगा। और इधर जो है वो -1 वाला होता है बाएं साइड में, ठीक है, -3, ये इधर कंटिन्यू। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि सबसे बड़ी पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन होता है। सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक हम ज्ञात नहीं कर सकते या परिभाषित कर सकते हैं, इसको हम जानकारी बता नहीं सकते, लेकिन सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन होगी, पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे छोटा जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स या कह सकते हैं धनात्मक जो पूर्णांक होगा वो क्या होगा, 1। और सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या होगी, तो -1, ठीक है। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ी यानी कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स कौन होगा, तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स होगा -1। -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, इधर वाला संख्या से वो छोटा होता चला जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में। भाज्य संख्या क्या होता है, इससे पहले हम समझें कि सम संख्या के बारे में। सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है। तो सम संख्या यानी कि वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो, ठीक है, 2 से विभाज्य हो, उसको क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। और विषम किसको कहेंगे, जो 2 से विभाज्य नहीं हो, 2 से विभाज्य नहीं हो, विभाज्य ना हो, ठीक है, यानी कि इसका रेस्ट अमाउंट बचता हो, यानी कि शेष बचता हो, ठीक है, समझ में आई बात, इसको विषम कहेंगे। अब भाज्य इसको देखते हैं, तो भाज्य में, भाज्य जरा सम से अलग है। कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है कि लोग भाज्य संख्या और सम संख्या दोनों को एक ही मानते हैं। तो भाज्य संख्या जो है वो जैसे 9 हम ले तो 9 भाज्य संख्या, परंतु यह सम संख्या नहीं है, ठीक है, परंतु ये सम संख्या नहीं है। भाज्य संख्या कहा जाता है जो एक और स्वयं के साथ साथ, यानी कि एक से भी वो भाग लगता हो और स्वयं से भाग लगता हो, इसके अतिरिक्त अन्य टेबल से या अन्य अंकों से भी वो अब यदि भाग लग जाता है तो उसको कहा जाता है भाज्य संख्या। और यदि इसी को अभाज्य हम यदि बोले तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका गुणनखंड सिर्फ 1 हो या फिर सेल्फ हो, ठीक है, सेल्फ यानी कि स्वयं। यदि 1 हो, जैसे हम लेते हैं 2 को, तो 2 का कौन कौन सा टेबल में आता है, तो एक 1 का टेबल में आएगा और एक 2 का टेबल में आएगा। 5 कौन कौन से टेबल में आएगा, 1 का टेबल में आएगा और 5 में आएगा। जैसे 9 कौन कौन सा टेबल में आएगा, 1 का टेबल में आएगा, 3 का टेबल में आएगा, 9 का टेबल में आएगा। तो एक यहाँ हमारा अभाज्य वाला क्या कहता है, अभाज्य कहता है कि 1 और स्वयं, तो 1 और स्वयं के अतिरिक्त ये 3 से भी है, तो ये क्या होगा, अभाज्य नहीं होगा, ये होगा भाज्य, ठीक है। तो जहां ध्यान में रखिएगा कि अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जिसका सिर्फ एक स्वयं या अपने आप से विभाजित होता है, तो उसको कहेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्योंकि अभाज्य संख्या से क्वेश्चन पूछा गया था, अब उसी क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से चर्चा करते हैं, क्योंकि ध्यान में रखिएगा कभी कभी प्रश्नों को उलझाया जाता है। देखने में से वो लगता है कि बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन जब हम आते हैं घर में
तब समझ में आता है, और उसको जब चेक करते हैं तब लगता है कि इसका आंसर ये होगा। जैसे अब एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा, हम दो क्वेश्चन लिख रहे हैं, दोनों में अंतर देखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसमें दो नहीं कीजिए, इसको कीजिए 3, B 5, C 7 और D इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन इसी को हम लिखते हैं, निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? अभाज्य संख्या कौन सी है? इसका ऑप्शन सेम रखते हैं जो ऊपर में था, 3, B 5, C 7 और D इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब यही क्वेश्चन हमारा है। अब इसी क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है और दोनों में अंतर क्या है, इसको समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो इसमें से ऑप्शन को मत देखिए, कौन सा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यदि आप देखें अभाज्य संख्या का, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब इसमें से आपका किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है और लास्ट में दिया इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अब यहाँ भी यदि आप मारते हैं D, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ आपका पूछा निम्न में से कौन, यानी कि इनमें से कौन। तो इनमें से कौन, तो इनमें से कौन होगा? 3 होगा सबसे छोटी। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्नों को समझना लगेगा कि आसान है, लेकिन उसको पैटर्न को, यानी कि प्रश्न पूछा ही क्यों गया, इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया तो क्यों पूछा गया, इसको भी समझेगा। कभी कभी उलझाएगा, कभी कभी आपसे ये भी ध्यान में रखेगा कि हो सकता है कि आप उसमें उलझ करके दूसरा आंसर दे दें। ठीक है, इसको समझिएगा। इसीलिए मैंने आपको यहाँ ये डिस्कस कर दिया। अब आते हैं भाज्य अभाज्य के बारे में बता दिया। अब आते हैं आपको परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परंतु Q = 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, P/Q के रूप में, यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु हर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंश ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, ये आप जानते होंगे। तो अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, परंतु हर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। तो जितने भी परिमेय, 0 भी एक परिमेय संख्या, ध्यान रखिएगा, 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 बटा हम 1 कर सकते हैं। ठीक है, 1 भी परिमेय संख्या है, 2 3 4 जितने भी, क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जितने भी होल नंबर्स हैं, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं, वो सभी परिमेय संख्याएं। ठीक है, वो सभी परिमेय संख्याएं। ध्यान रखिएगा, होल नंबर्स, हम सिर्फ प्राकृतिक संख्या नहीं बोल रहे हैं, हम होल नंबर बोल रहे हैं। इट मीन्स विथ 0। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब अपरिमेय किसको कहते हैं? तो अपरिमेय में ही इसी को चेंज कर दिए कि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, नहीं व्यक्त किया जा सकता, परंतु Q जो है, यानी कि Q है, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, परंतु Q 0 नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे।
ठीक है, इतने सारे चीज़ आपको याद रखने हैं, उसके बाद ही आप फिर आगे बढ़िए। कुछ कुछ चीज़ों को जैसे जैसे और भी आगे हम डिस्कस करेंगे उसमें आपको बताएंगे इसके बारे में। अब आगे आपको क्या याद रखना है, वो है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम को आप याद कीजिए, क्योंकि विभाज्यता का नियम यदि आप याद रखते हैं तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको या ऑप्शन होंगे जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब हम इसमें बताते हैं 2 से लेकर के 2 से विभाज्य का नियम। 2 से विभाज्य का नियम क्या होता है, ये देखिए। 2 से विभाज्य का नियम होता है कि कोई भी संख्या हो उसका इकाई डिजिट, इकाई अंक जो है, यदि इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह 2 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब जैसे इतनी बड़ी संख्या देखिए 2, 3, 5, 7, 6, 8, 9। अब यहाँ बोलेगा क्या ये 2 से विभाज्य है, तो हमको इसको भाग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको भाग देने की जरूरत नहीं है, इकाई संख्या को हम देखेंगे। इकाई संख्या क्या है, 9 है, 2 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, 2 से विभाज्य नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, याद रखिएगा कि कैसे इसको बनाना। उसके बाद हम लिखते हैं क्या, 3 से विभाज्यता के नियम। 3 से क्या है, 3 से विभाज्य का नियम क्या है भाई, इसको देख लेते हैं। 3 से विभाज्य का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम है क्या है कि इस संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग का योगफल, योगफल यदि 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य। अब कहेंगे सर ये क्या लिखे हैं। अब सपोज दैट हम एक संख्या लिखे, ये एक संख्या लिखे, बोले कि क्या यार 35,678 हम संख्या लिखे, 35,678 एक संख्या लिखे, हम बोले कि बताओ ये 3 से विभाज्य है या नहीं। अब इस संख्या में क्या करना है कि जितने भी अंक हैं उस सभी को, अंक को जोड़िए। जैसे 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इस सभी अंकों को जोड़िए कि 3, 5, 8, 6, 14, 7, 21 और 8, 29 आएगा 29। तो 29 3 से डिविजिबल तो होता नहीं, 3 से कटेगा नहीं, तो ये पूरी संख्या जो है वो 3 से नहीं कटेगी। समझ में आई बात। फिर से एक और हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 4, 5, 6 और 1 लेते हैं। ठीक है, अब इस संख्या को कहेंगे कि यह 3 से डिविजिबल है कि नहीं। इसको देखने के लिए क्या करना, 4 + 5 + 6 + 1, इसको जोड़ दीजिए। 4, 5, 9, 6, 15 और 1, 16। 16 आया, 3 से ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्या करना है, पूरे अंकों को जोड़ देना है, और वो जो रिजल्ट आएगा जोड़ने के बाद वो यदि 3 से डिवाइड होता है तो वो क्या होगा, संख्या पूरा का पूरा 3 से विभाज्य होगा। अब आते हैं नेक्स्ट 4 से। 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। अब 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई और दहाई, इकाई एवं दहाई, ठीक है, दहाई से बनी संख्या, बनी संख्या, ठीक है, या इसको कहें अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक शून्य हो। ठीक है, दोनों स्थिति में इकाई और दहाई से बनी संख्या या फिर अंतिम 2 अंक, कहने का मतलब इकाई और दहाई का अंक शून्य हो तो पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। ठीक है, पूरा संख्या क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। जैसे यदि आपको दे कि 45,600 4 से डिवाइड होगा या नहीं, डिविजिबल होगा कि नहीं, ये आप बताइए। तो इसको डिवाइड करने की, यानी कि आपको भाग करने की जरूरत नहीं है। लास्ट आप देखिए, लास्ट 2 डिजिट क्या है, 0, दोनों 0 है, तो 0 है, ये 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब है कि यदि हम ये दें 4, 5, 6, 8, 9, 6, अब ये बोले कि बताइए कि ये डिविजिबल है कि नहीं 4 से, तो लास्ट 2 डिजिट का देखेंगे क्या है, 96। अब 96 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा और 1 6 16 हो गया। 16 इट मीन 4 चक 16, 96 4 से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब ये पूरा संख्या 4 से
डिवाइड होगा। ठीक है, फिर से एक बार इसको समझ लीजिए कि यदि इकाई एवं दहाई से बनी संख्या या यदि अंतिम दो अंक इट मीन्स इकाई और दहाई में शून्य हो, ये दोनों स्थिति में इकाई एवं दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो 4 से वो पूरी की संख्या कट जाएगी, या फिर अंतिम दो अंक में यदि शून्य है तो भी वो पूरे की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 5 से। ठीक है, 5 से क्या होता है कटने का नियम, 5 से विभाज्य। ठीक है, 5 से विभाज्य कौन होता है, तो इकाई अंक यदि 0 या 5 हो, इकाई अंक 0 या 5 होगा तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा संख्या क्या होगा 5 से कट जाएगा। इसका इकाई अंक देखेंगे 5 है तो ये संख्या पूरा कट जाएगा। यदि 0 होगा या यहाँ 0 कर दे तो इकाई अंक 0 हो गया तो ये भी पूरा संख्या कट जाएगा 5 से। अब 6 से कटने का नियम देख लीजिए। 6 से कटने का नियम क्या है कि यदि वह संख्या 2 से एवं 3 से विभाज्य हो। ठीक है, जैसे अब 34,567 ये दिया हुआ है तो क्या ये 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो सबसे पहले यही इकाई अंक में देख लीजिए 7 है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, यदि इसमें 34,566 कर देते हैं, अब इसको करते हैं कि क्या यह डिविजिबल होगा कि 2 से 6 से या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इकाई अंक 2 से डिविजिबल है, 6 लिखा हुआ है तो 2 से डिविजिबल, 2 1 तो इससे हो गया, 2 से डिविजिबल है। अब देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल, 3 से है कि नहीं। 3 4 7 5 12 6 18 6 24, 3 से ये डिविजिबल होगा क्योंकि अंकों का योग क्या होता है 24 है, तो 24 3 से कट जाएगा। तो ये 2 से भी डिवाइड कर रहा है, 3 से भी डिवाइडेड, इसका मतलब ये 6 से विभाज्य होगा। 34,566 6 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए इतना। अब नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं 7 से। 7 से कटने का नियम, 7 से विभाज्य का नियम। 7 से विभाज्य कौन होगा, कोई भी संख्या यदि दिया हुआ है 746 दिया हुआ। ठीक है, यदि यह 746 दिया हुआ है, कहाँ आपको बताया बोले कि क्या यह 7 से कटेगा या नहीं, क्या करना है कि इसका इकाई का अंक जो है उसको 2 गुना कर दीजिए, यानी कि 2 से गुना कर दीजिए। कितना होगा 6 दूनी 12। अब 12 यानी कि रेस्ट 74 है, इसमें 12 माइनस कर दीजिए, 4 में से 2 गया तो 2, 7 में से गया 6। अब देखिए कि 7 से कटता है तो कितना होगा, 7 9 63 होता है, 62 नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं कटेगा। ठीक है, समझ में आई बात। क्या करना है, इकाई के अंक को 2 गुना कर दीजिए और जो आता है उसको शेष जो अमाउंट है उससे माइनस कर दीजिए, और उसके बाद जो आता है वह यदि 7 से डिवाइड है तो 7 से पूरा संख्या कट जाएगा अथवा नहीं कटेगा। अब आते हैं 8 से। 8 से विभाज्य। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, 8 से विभाज्यता का नियम ये है कि यदि कोई संख्या का अंतिम तीन अंक इसको 2 पार्ट में बानी, अंतिम 3 अंक से बनी संख्या और अंतिम 3 अंक में शून्य हो। ठीक है, दोनों स्थिति में अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, या फिर अंतिम 3 अंक में यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा के अंक में यदि शून्य है तो वो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। जैसे 2 4 6 5 3 8 ये लिखते हैं कि बताइए क्या ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब इस परिस्थिति में इसका 3 अंक लास्ट 3 डिजिट जो है इकाई दहाई सैकड़ा वाला उसको 8 से काट करके देखेंगे। जैसे 8 6 48, यहाँ 48 से काटे 53 है तो 53 यानी कि 5 बचेगा, 5 और 8 58, तो 58 8 में नहीं कटेगा, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी। अब दूसरा है कि यदि इसी में 5 6 7 और 3 जीरो रहेगा तो ये कटने देखना, जैसे 3 जीरो रहेगा वैसे 8 से विभाज्य होगा। ठीक है, 8 से विभाज्य।
अब आते हैं 9। 9 में क्या है, 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्य कौन होगा भाई, तो 9 का फॉर्मूला वही है विभाज्यता का नियम जो 3 का। इसका मतलब अंकों की संख्या के को योग कर दें, जोड़ दें, और यदि वह 9 से डिवाइड करता है, 9 से वो विभाजित हो जाता है, तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। उसके बाद आते हैं 10। 10 में यानी कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 होगा तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगा, 10 से विभाजित होता है। उसके बाद आते हैं 11। 11 कहता है क्या कहता है, 11 से कटने का नियम जो है वो कहता है कि सम और विषम, सम एवं विषम संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल का अंतर 0 हो या 11 से डिवाइड करता हो, विभाजित होता हो, ठीक है, विभाजित होता हो। तो अब सर इसमें कि कैसे देखेंगे, तो मान के चलिए कि एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो 2,36,538 ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको आपको बनाना है कि देखना है कि क्या यह 11 से डिवाइड करता है या नहीं। अब यहाँ क्या लिखे हैं कि सम और विषम, तो सम में कौन कौन संख्या है, सम में तो 3, 5, 8, 3, 5, 8 को जोड़े सम में तो कितना आया भाई, 3 और 5 8 और 8 16 आया। अब विषम वाला जोड़ेंगे, 2, 6 और 3, 2, 6, 8, 8, 3, 11। अब 16 में से 11 घटा देंगे, क्या लिखता है कि सम एवं विषम संख्याओं का योगफल का अंतर, जो योगफल आया वो 16 में से 11 घटा दिए, कितना आया 5। क्या कहता है कि यदि 0 हो या 11 से विभाजित हो, यहाँ आया 5, तो 5 जब आया तो 11 से विभाजित होगा नहीं, तो जब 11 से विभाजित नहीं होगा तो पूरी की पूरी संख्या 11 से नहीं कटेगी। ये तरीका हुआ आपको बेसिक्स कुछ इसके बाद के वीडियो में आपको कुछ और फॉर्मूले देंगे, साथ में एक क्लास और होगा, यानी कि एक वीडियो और होगा जिसमें बेसिक्स के बारे में आपको बताएंगे। साथ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इससे संबंधित PDF भी दिया गया है। आप पहले वीडियो को बढ़िया से देख लीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं, वीडियो को बढ़िया से देखिए, PDF को देखिए और उसको आप कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है, या डाउनलोड कर लीजिए। ये आपके लिए आगे के लिए भी बेनिफिट होगा। आप नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो आएगा उसमें एक और बेसिक से संबंधित ही आपसे प्रश्न करेंगे, उसमें देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।